नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 27 अप्रैल और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण डीएनए पे। डीएनए के लिए आगे बढ़ने से पहले जैसे कि रोज़ कहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को हमेशा ऑन रखिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जाए आप लोगों के पास तुरंत सूचना मिले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, फेसबुक ग्रुप दिया हुआ है, जुड़िए। और कोई भी क्वेरी है, ये संस्थान का नंबर है, दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आप लोग। और बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का कॉल हम लोगों ने रिसीव नहीं कर पाया क्योंकि व्यस्तता बहुत ज़्यादा है इस समय, तो ज़रूर उन लोगों को कॉल किया जाएगा। और किसी को भी अभी भी बिहार पीसीएस का मेंस देना हो, यूपी पीसीएस का मेंस देना हो, यूपीएससी का प्रीलिम्स देना हो, यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स देना हो, बीपीएससी का प्रीलिम्स देना हो या एमपी पीसीएस का प्रीलिम्स देना हो, तो संस्थान का खूबसूरत सा नंबर है। किसी भी नंबर पर लगा के अपने समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण टॉपिक, अमेरिका ने H1B वीज़ा नियमों में सख्ती। ये H1B तो से परिचित ही होंगे आप लोग, जो नहीं परिचित हैं देख लीजिए कि जिस H1B के इतना डिमांड रहता था क्या स्थिति है, देख लीजिए आप। अमेरिका ने कोविड-19 के कारण बेरोजगारी में हो रही वृद्धि को देखते हुए H1B वीज़ा सहित प्रवासी कामगारों से जुड़ी अन्य सभी योजनाओं को स्थगित करने की मांग तेज हुई है। कारण पता है सबको, कोरोना वायरस। और इस समय अमेरिका जो विकसित देश है, 60,000 प्लस हो चुका है वहाँ पे केसेज, डेथ हो चुके हैं। देख लीजिए स्थिति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में अगले 90 दिनों के लिए नए ग्रीन कार्ड जारी किए जाने पर रोक लगा दी है। ऐसा क्यों किया है अमेरिका ने, ये देखते हैं। अमेरिकी नेताओं के अनुसार इस महामारी के कारण अमेरिका में लगभग 26 मिलियन लोग बेरोजगार हुए हैं कोविड-19 को लेके। एक अनुमान के अनुसार वर्तमान में अमेरिका में लगभग 30 लाख लोग H1B वीज़ा पर रहकर काम करते हैं, 30 लाख। और वित्तीय वर्ष 2021 के लिए अमेरिकी सरकार को अन्य देशों को कामगारों से H1 वीज़ा के लगभग 2,75,000 आवेदन प्राप्त हुए थे। और सबसे ज़्यादा कौन है H1B वीज़ा प्राप्त करता है? भारत। लगभग 24% H1B वीज़ा धारक प्रति वर्ष ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं। अमेरिका में बेरोजगारी में हो रही वृद्धि के साथ सरकार पर प्रवासी कामगारों को देश में आने से रोकने के लिए दबाव बढ़ा है अमेरिकी सरकार पे, ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। अब हम बात करते हैं कि H1B वीज़ा आखिर है क्या, जो इतना डिमांड इसका है। H1 वीज़ा अमेरिकी सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक वीज़ा है जिसके तहत अन्य देशों के कुशल, जो स्किल्ड है, कामगारों को एक निश्चित अवधि के लिए अस्थायी रूप से अमेरिका में रहकर कार्य करने की अनुमति दी जा रही है। यानी कि वो अस्थायी रूप से नहीं है, अस्थायी रूप से है, अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से है, अस्थायी रूप से नहीं है। और उनका एक लिमिट फिक्स होता है कितने दिनों के लिए आपको वीज़ा मिलेगा। कुशल जो स्किल्ड है, उससे क्या नियम है, क्या प्रमाण है उसका। H1B वीज़ा प्राप्त करने हेतु कुछ न्यूनतम शैक्षिक मानक भी सुनिश्चित किए गए हैं, जैसे कि स्नातक या समकक्ष डिग्री होना अथवा नियोक्ता द्वारा निर्धारित योग्यता आदि। वर्तमान में अमेरिकी सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम H1 वीज़ा जारी किए जाने की सीमा 65,000 सुनिश्चित की गई है, यानी कि 65,000 इस समय प्रेजेंट में। सबसे अधिक H1B वीज़ा भारतीयों को मिला हुआ है, जो हम इंडिया को है, सबसे ज़्यादा H1 वीज़ा प्राप्तकर्ता देश है। और ये फिगर है, फिगर आप लोग देख लीजिएगा। अब देखते हैं कि इस वीज़ा से भारत पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इस बारे में हम बात कर लेते हैं। भारत के बहुत से युवा कामगार अमेरिका में कार्य करने और अमेरिकी नागरिकता पाने के लिए H1B वीज़ा का रास्ता अपनाते हैं। जैसा कि बताया गया था कि अस्थायी वीज़ा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अमेरिकी सरकार को प्राप्त हुए 2,75,000 आवेदनों में से 67% भारत से गए थे। जो आवेदन गए थे उसमें 67% सिर्फ भारत से गए थे। अमेरिका द्वारा H1B वीज़ा संबंधी नियमों में सख्ती भारतीय कामगारों और कंपनियों के लिए एक बड़ी समस्या है। ठीक है, ऐसे भारतीय जिसकी नागरिकता H1B वीज़ा नवीकरण में रीनिवल
हेतु प्रक्रियाधीन होगी, उनके लिए वीज़ा नियमों में संशोधन चिंता का कारण बन सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका H1B वीज़ा का पूरा डिटेल आप लोग को बता दिया गया है, और इससे नीचे दिए इसके बारे में क्वेश्चन आंसर भी दिया गया है, क्वेश्चन भी दिया गया है, तो उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। चलिए आज दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। RBI टू रीस्टार्ट ऑपरेशन ट्विस्ट। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुला बाजार परिचालन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसे OMO कहते हैं, अक्सर UPSC में कई बार OMO के बारे में पूछा है UPSC में, ठीक है, के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की एक साथ खरीद और बिक्री करने हेतु पुनः निर्णय लिया गया है। 27 अप्रैल 2020 से RBI ने तरलता स्थिति तथा बाजार की स्थितियों की समीक्षा करके 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री का निर्णय लिया है, यानी 10,000 करोड़ रुपए की। RBI ने वर्ष 2026 से 30 के लिए बीच परिपक्व होने वाले 10,000 करोड़ रुपए के बांड खरीदेगी तथा इतनी ही धनराशि की ट्रेजरी बिल की बिक्री करेगी RBI। अतः इस निर्णय से 10 वर्ष के बॉन्ड पर बॉन्ड यील्ड में 20 आधार अंक की कमी आएगी, 20 आधार अंक की कमी आएगी। चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या होता है बॉन्ड यील्ड। ये फिगर है, फिगर के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या बॉन्ड यील्ड क्या है। बॉन्ड यील्ड बॉन्ड पर रिटर्न मिलने वाली एक धनराशि है, जो बॉन्ड पे जो रिटर्न मिलता है उस पर मिलने वाली एक धनराशि है। बॉन्ड की कीमत में उतार चढ़ाव से जो जिगजैग बना हुआ है से बॉन्ड यील्ड पर विपरीत असर पड़ता है। जब बॉन्ड की कीमत बढ़ती है तो बॉन्ड यील्ड घटता है, जस्ट रेसिप्रोकल, और जब बॉन्ड की कीमत घटती है तो बॉन्ड यील्ड बढ़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कीमत बढ़ती है बॉन्ड की तो बॉन्ड यील्ड घटता है, और बॉन्ड की कीमत घटती है तो बॉन्ड यील्ड बढ़ता है। इस सर ने फिगर के माध्यम से सारा बताने की कोशिश किया है। अब हम बात करते हैं कि ट्रेजरी बिल क्या होता है। ये कई बार UPSC स्टेट पीसीएस में लगातार हमेशा क्वेश्चन इससे आते रहते हैं, ट्रेजरी बिल से। ट्रेजरी बिल अल्पकालिक होते हैं। पहला तो ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रेजरी बिल दीर्घकालिक होते हैं कि अल्पकालिक होते हैं कि क्या होते हैं। तो ट्रेजरी बिल क्या होते हैं? अल्पकालिक होते हैं। यह मुद्रा बाजार का एक साधन है जो अस्थायी अंक पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की ओर से केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है। यानी किसके द्वारा जारी किया जाता है? केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ट्रेजरी बिल को टी बिल के रूप में भी जाना जाता है। इसकी अधिकतम परिपक्वता 364 दिन की होती है। अब हम बात करते हैं ट्रेजरी बिल कितने तरह के होते हैं। कई तरह के देखिए, जैसे 91 डेज के ट्रेजरी बिल हो सकते हैं, 182 दिन के भी हो सकते हैं, 364 दिन के भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये भी UPSC में स्टेट पीसीएस में लगातार कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको देखिएगा आप लोग। खुला बाजार परिचालन की ये क्या है? धन की कुल मात्रा को विनियमित या नियंत्रित करने के लिए मात्रात्मक मौद्रिक नीति उपकरणों में से एक है, जिसे RBI द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने हेतु उपयोग में लाया जाता है। ट्रेजरी बिल RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री या खरीद के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति की स्थिति को समायोजित करने के लिए खुले बाजार का संचालन किया जाता है ट्रेजरी बिल के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि क्या होता है ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट पहली बार वर्ष 1961 में अमेरिकी डॉलर को मजबूत करने और अर्थव्यवस्था में नकदी फ्लो को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया। ऑपरेशन ट्विस्ट से अल्पकालिक प्रतिभूतियों को दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑपरेशन ट्विस्ट के द्वारा। जो अल्पकालिक है उनको दीर्घकालिक में परिवर्तित किया जा सकता है। अब हम चलिए बात करते हैं आज के तीसरे टॉपिक, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य। ये बहुत ही चर्चा में है और एक ना एक क्वेश्चन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में पूछा ही जाएगा, तो देख लीजिएगा UPSC में या स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन आ सकता है। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने असम में देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य के एक हिस्से सालेकी में कोयला खनन की सिफारिश की।
नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने जुलाई 2019 में खनन क्षेत्र का आकलन करने के लिए एक समिति बनाई थी। सालेकी देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व का एक हिस्सा है, जिसमें देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य के 111.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले वर्षा वन और शिवसागर, डिब्रूगढ़ एवं तिनसुकिया जिलों में से कई आरक्षित वन शामिल हैं। तो इसमें कौन कौन से वन शामिल हैं, तीनों का नाम देख लीजिएगा आप लोग। कितना वर्ग किलोमीटर है, देहिंग पटकाई कहाँ पे, ये भी देख लीजिएगा आप लोग। सालेकी में कोयला खनन कोल इंडिया लिमिटेड की एक इकाई नॉर्थ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड द्वारा किया जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में स्थित है और 111.19 वर्ग किलोमीटर वर्षा वन क्षेत्र को कवर करता है। जून 2004 को एक आरक्षण घोषित किया गया था, अभयारण्य घोषित किया गया था। यह अभयारण्य देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व का भी हिस्सा है। असम में वर्षा वन डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और शिवसागर जिलों में 575 वर्ग किलोमीटर, लगभग 222 वर्ग मील से भी अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। इस फिगर के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एक्ट 1972 के तहत वर्ष 2003 में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया था। ये अक्सर कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, स्टेट पीसीएस में भी, यूपीएससी में भी पूछा गया है। तो ये फिगर के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड वन्य पारिस्थितिकी से संबंधित मामलों में सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है। यह निकाय वन्य जीव से जुड़ी मामलों तथा राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास निर्माण या अन्य परियोजनाओं की समीक्षा करता है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाता है। तो इसमें से आपने देखा कि इम्पोर्टेंट कितने क्वेश्चन बन गए कि पहले तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड नियम कब लाया गया था, तो यहाँ पे बताया गया 1972 के लाया गया था। और कब गठन किया गया था? 2003 में गठन किया गया था। और 21 मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी आप लोगों ने देखा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसे MOEFCC के नाम से जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि वन्य जीव की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की प्रधानमंत्री जी, ठीक है। इसका काम भी आपको बता दिया गया है कि वन्य जीव से जुड़े मामलों और राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों के आसपास निर्माण और अन्य परियोजनाओं की समीक्षा करता है। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण DNA और इससे जुड़े आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ही आप लोग आंसर देंगे, फिर भी क्वेश्चन देना जरूरी होता है। पहला क्वेश्चन है, H1 वीज़ा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो जल्दीबाजी में नहीं, आराम से देखिए, गलत दिया हुआ है। अक्सर बच्चे कौन सा कथन है बस पढ़ लिए आगे बढ़ लिए। पहला दिया है H1 वीज़ा अमेरिकी सरकार द्वारा दिया जाने वाला वीज़ा है। बी दिया है जिसके तहत अन्य देशों के अकुशल कामगारों को एक निश्चित अवधि के लिए अस्थायी रूप से अमेरिका में रहकर कार्य करने की अनुमति दी जाती है। पता नहीं, आप लोग बताइएगा। तीसरा दिया है सबसे अधिक H1 वीज़ा प्राप्तकर्ता भारतीय है। तो ये 4 विकल्प दिए हैं, चारों में से जो विकल्प सही गलत है उसके बारे में आप हमें कमेंट कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आज दिया गया है, ऑपरेशन ट्विस्ट के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये भी गलत पूछा है। तो क्वेश्चन को गंभीरता से पढ़िए, लाइन बाय लाइन देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। हड़बड़ तड़बड़ में आप लोग गलत को सही, सही को गलत कर देते हैं। पहला दिया है कि पहली बार वर्ष 1951 में अमेरिकी डॉलर को मजबूत करने और अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह फ्लो को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया था। बी दिया है कि खुला बाजार परिचालन के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की एक साथ खरीद और बिक्री करने हेतु यह रणनीति अपनाई गई थी। सी दिया है कि अप्रैल 2020 से
आरबीआई ने तरलता स्थिति तथा बाजार की स्थितियों की समीक्षा करके 20,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री का निर्णय लिया। 3 ऑप्शन मतलब 3 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, ए बी सी। तीनों में से जो चारों विकल्प में सही गलत है उसके बारे में आप लोग कमेंट मार के बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये भी गलत ही पूछे हैं, तो चेक कर लीजिएगा। भारत सरकार के पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, देख लीजिएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1973 दिया है, देख लीजिएगा गलत है सही है। और तीसरा पूछा है इसमें राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सत्ता प्रधानमंत्री पीएम जी द्वारा दी जाती है, तो इसमें कौन सा आंसर गलत है ये बताना है। तो आप लोग इस कमेंट के माध्यम से अपने आंसर को ज़रूर आप लोग बताइएगा। तो ये हम लोग का खूबसूरत सा नाम है। हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेज भी अवेलेबल हैं। किसी भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी या कोई भी कोर्स परचेज करना हो, सारे नोट्स अवेलेबल हैं। पेन ड्राइव कोर्स भी चलता है हम लोग का। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग आज क्वेश्चन का आंसर देंगे। और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी हो तो संस्थान का यह नंबर दिया हुआ है, जैसे कि मैं रोज़ कहता हूँ, तो संस्थान के दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं।